आखिरी में नीतीश जी ने गद्दी सौंप दिया सम्राट जी को। सर देखिए, कोई बहुत खुश होने का सवाल नहीं है जी, सवाल सिर्फ इतना है कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है कि वो दिल्ली राज्यसभा के लिए जरूर गए हैं, लेकिन वो बिहार के साथ उनकी आत्मा अभी भी जुड़ी हुई है। उस पर कहीं ना कहीं लोगों को आज भी उम्मीद है नीतीश के ही मॉडल से बिहार को चलता हुआ देखना। स्वर्ण समाज को भाजपा ने नाराज कर दिया है। तो मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम बनाए गए हैं सम्राट चौधरी बिहार में। जहां तेजस्वी यादव खुद आज तक अपने परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया, वो व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो कहीं से शोभा नहीं देता है। ये तो कह रहे हैं कि पहले जंगल राज हुआ करता था, ये लोग कहते हैं सत्ता पक्ष वाले, तो आज तो कहना चाहिए कि महा जंगल राज है बिहार में। कि अपराध पहले भी होता था, ज्यादा संख्या में अपराध होता था, अपराधी पकड़े नहीं जाते थे और सुशासन की परिभाषा को पूरी तरह से चरितार्थ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के शासन काल में किया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे ही पाठशाला का सम्राट जी है मुख्यमंत्री, उनके पिताजी के। हाँ, उनके पिताजी के पाठशाला का, तो वो अपने पिताजी के तो पुत्र हैं उस पाठशाला के, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो गए कि बिहार विकास करेगा। और सम्राट जी तो युवा मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में और तेज गति से बिहार विकास करेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सभी अटकलें समाप्त हो गई और अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, यानी कि अब सम्राट चौधरी के पास मुख्यमंत्री का कुर्सी है। लगातार कई अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी से कई नाम जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी में सम्राट चौधरी सुरेश में सबसे आगे थे और बाद में कुर्सी भी उन्हीं को मिली। नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का जो जगह लिया है, उसके बाद लगातार काम कर रहे हैं, अधिकारियों को लगातार जो है निर्देश दे रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लगातार ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश जी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, मजबूर है। फिर कहीं ना कहीं नीतीश जी को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि उनको मैनेज किया जा रहा है, लेकिन आखिरी में नीतीश जी ने गद्दी सौंप दिया सम्राट जी को। सर देखिए, ये एनडीए के नए युग का आरंभ है जी, और ये जो नया युग शुरू हुआ है एनडीए का, उसमें एनडीए के मुख्यमंत्री जरूर बदले हैं, लेकिन विचारधारा जो एनडीए की रही है सबको लेकर चलने का, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरी तरह से सम्राट जी की सरकार लागू करेगी। कितने खुश है अरुण जी, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं आप। लगातार कही जाती थी कि नीतीश के पिछलग्गू हैं, लेकिन अब तो भाई सत्ता में है बीजेपी। देखिए, कोई बहुत खुश होने का सवाल नहीं है जी, सवाल सिर्फ इतना है कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। एनडीए की सरकार पहले भी थी, एनडीए की सरकार अब भी है। हाँ, अंतर केवल इतना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर गया है, तो स्वाभाविक है कि भाजपाइयों के बीच थोड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन नीतीश जी के नहीं रहने का कहीं न कहीं हम लोगों को दुख भी है। हालांकि नीतीश जी ने बार बार कहा है कि हम मार्गदर्शन बिहार का करते रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिल्ली राज्यसभा के लिए जरूर गए हैं, लेकिन वो बिहार के साथ उनकी आत्मा अभी भी जुड़ी हुई है। सर क्या अरुण शंकर जी ये बात मानते हैं कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बने तो ये कांटों की ताज भी है, क्योंकि नीतीश ने जो मॉडल सेट करके गए हैं उस पर कहीं ना कहीं लोगों को आज भी उम्मीद है नीतीश के ही मॉडल से बिहार को चलता हुआ देखना। देखिए, सत्ता हमेशा ही कांटों का ताज होता है और उसमें कोई ऐसो आराम के लिए सत्ता नहीं होती। बिल्कुल, सत्ता सेवा के लिए होता है। हमारे लिए सत्ता प्राप्ति केवल साधन है। हमारा साध्य है बिहार को विकसित बिहार बनाना और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में
2047 तक दुनिया के सामने स्थापित करना। सर ये भी देखा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज को भाजपा ने नाराज कर दिया है क्योंकि ओबीसी से आपने मुख्यमंत्री दे दिया, उप मुख्यमंत्री जदयू कोटे से है, तो बीजेपी ने स्वर्ण समाजों का वोट लेकर स्वर्ण समाज को कोई नेतृत्व नहीं दिया। सर नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, पहले भी ओबीसी का ही नेतृत्व था, ईबीसी का ही नेतृत्व था, आज भी ओबीसी का ही नेतृत्व है, कोई परिवर्तन नहीं है। और जहां तक सवर्णों की बात है जी, तो मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सवर्ण समाज के लिए, ये उनके बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। विपक्ष कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम बनाए गए हैं सम्राट चौधरी बिहार में। जिस दल में आंतरिक लोकतंत्र हो ही नहीं, वो लोकतंत्र की बात जब करता है तो लोकतंत्र के साथ बड़ा ही हास्यास्पद मजाक दिखता है। जहां तेजस्वी यादव खुद आज तक अपने परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया, वो व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो कहीं से शोभा नहीं देता है। और आपने देखा है कि तेजस्वी यादव के माता पिता के राज में किस तरह का अराजकता की स्थिति रही है, कैसे लोग लूटते पिटते चीखते रहे हैं, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है, कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटती थी, अपहरण का उद्योग चलता था, और आज वो व्यक्ति किसी दूसरे पर अंगुली उठाता है तो ये शोभा नहीं देता। ये तो कह रहे हैं कि पहले जंगल राज हुआ करता था, ये लोग कहते हैं सत्ता पक्ष वाले, तो आज तो कहना चाहिए कि महा जंगल राज है बिहार में। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं हो जाता है, वो तो खुद सत्र छोड़कर भी विदेश घूमने में ज्यादा रुचि रखते हैं, और आपने देखा होगा कि बजट सत्र में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। और इस तरह का व्यक्ति को क्या पता है कि राज्य में क्या हो रहा है। पहले और आज में एक बड़ा अंतर है कि अपराध पहले भी होता था, ज्यादा संख्या में अपराध होता था, अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। आज अपराध कम संख्या में होता है और अपराधियों का उद्भेदन भी होता है अधिकांश कांडों में। तो ये सुशासन की ओर जाता हुआ बिहार है, और सुशासन की परिभाषा को पूरी तरह से चरितार्थ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के शासन काल में किया है। और इसीलिए लगातार आपने देखा होगा कि एनडीए के साथ जनता खड़ी रही है बिहार की। अरुण जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की रुचि खत्म होते जा रही है। कैसे सर, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे ही पाठशाला का सम्राट जी हैं मुख्यमंत्री, उनके पिताजी तो के। हाँ, उनके पिताजी के पाठशाला का, तो वो अपने पिताजी के तो पुत्र हैं उस पाठशाला के, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो गए। और दूसरा सवाल है कि उनके पिताजी का पाठशाला तो उनकी माताजी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही टूट गया, तब जो वो पाठशाला ही नहीं रहा तो उसमें पढ़ेगा कौन। आज तो केवल एनडीए का पाठशाला चल रहा है, और जो एनडीए के पाठशाला से निकलता है वही बिहार के शीर्ष पदों पर जाता है। प्रशांत किशोर की एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, तो अब वहीं पे विपक्ष कह रही है कि 9वीं फेल तो कहते थे आप, अब तो 7वीं फेल बिहार चला रहा है। क्या कहिएगा इस पे सर। सम्राट जी ने स्पष्ट इस पर अपना बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमने जो चुनाव आयोग को एफिडेविट किया है उसमें पूरी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कोई 7वीं पास व्यक्ति और 9वीं फेल व्यक्ति उसको कैसे समझ सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उनको भ्रम होता है, वो ठीक से किसी से पढ़वा के देख ले। तो प्रशांत जी के पास विजन है सर, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष पे वो लगातार हमला करते हैं, कभी सम्राट जी पे तो कभी एनडीए के किसी और नेता पे, तो कैसे देखते हैं आप। दल के लिए, राजनेता के लिए जी। पैसा लेकर काम करने वाले लोग रहे, राजनीति में उनका कोई वजूद नहीं रहा है और राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है। वो एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, किसी बात का तर्क गढ़ सकते हैं,
चुनाव के लिए अच्छा रणनीतिकार हो सकता है, लेकिन राजनीति के लिए जो संवेदनाएं जरूरी है वो उनके पास कहीं से नहीं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से अरुण प्रसाद जी खुश हैं? देखिए, अरुण शंकर प्रसाद एनडीए का कोई भी मुख्यमंत्री हुआ तो हमेशा खुश रहा, इसलिए कि बिहार विकास करेगा। और सम्राट जी तो युवा मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में और तेज गति से बिहार विकास करेगा, तो नहीं खुश होने का कहां सवाल उठता है। सर, जितना दिन आपके पास कला संस्कृति मंत्री का जो विभाग है या पर्यटन का जो विभाग है, लगातार आप काम करते रहे हैं, 3-4-5 महीनों में कई काम आपने किए हैं जो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट करता है। कितना उम्मीद है अरुण शंकर प्रसाद जी को इस बार? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सिपाही हूं। पार्टी जब मुझे जो काम सौंपी है, जिस तरह का काम दिया है, उसको सफलतापूर्वक निर्वहन करने का अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। जितना मुझे सामर्थ्य है मैं उसके हिसाब से पूरा काम करता हूँ। पार्टी को निर्णय लेना है कि अब कौन सा दायित्व देना है, नहीं देना है, या विधायक के दायित्व में रखना है। जो भी दायित्व पार्टी देगी वो मुझे सहर्ष स्वीकार और शिरोधार्य है। इतना सहज कैसे रह पाते हैं अरुण जी? कह रहे हैं कि विधायक भी रहेगा तो भी हम खुश हैं, अगर कोई मंत्री पद मिलता है तो भी खुश हैं, और जो काम किए वो पार्टी देख रही है और मैं एक आम कार्यकर्ता हूं। ये इसलिए है जी। कि कोई भी पद राजनीति का मेरे लिए एक साध्य नहीं है, वो मेरे लिए साधन है। और साधन पवित्र जितना होगा, साध्य की पवित्रता उतनी अधिक होगी, ये पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा है। और यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में और वामपंथियों के विचारधारा में। मौलिक अंतर है कि हम साधन की पवित्रता के साथ साध्य को पवित्र रखना चाहते हैं, या ऐसे कहिए कि साध्य की पवित्रता के लिए साधन भी पवित्र अपनाना चाहिए। और मार्क्स का थ्योरी रहा है कि साध्य के प्राप्ति के लिए किसी भी साधन का उपयोग किया जा सकता है। लगातार सर लोगों से मिलते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं वहां पर आम लोगों से मिलते हैं, ना कोई प्रोटोकॉल। एक जैसे आप हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो जिस तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसकी चर्चाएं खूब होती हैं कि अरुण बाबू बिना प्रोटोकॉल से लोगों से कनेक्ट होते हैं, मिलते रहते हैं। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता का जनता के साथ सीधा जुड़ाव ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो राजनेता जनता से दूरी बनाने का काम करता है वो लंबे समय तक सफल राजनीति नहीं कर सकता है। और अगर वो कर भी लेगा तो एक प्रकार से व्यापार की तरह वो राजनीति होता है, वो राजनीति सेवा का नहीं होता है। और जो सेवा की राजनीति करेगा उसको लोगों से और लोगों के संवेदनाओं से जुड़ने का एक सुखद एहसास होता है। सर, कई विधायक का नाम लिया जाता है कि विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं, आप तो मंत्री होकर एक बार में फोन उठा लेते हैं आम लोगों का। मैं जब बैठक से बाहर रहता हूं जी। जिस समय अनिवार्य कार्यों में व्यस्त नहीं रहता हूं तो स्वयं फोन का संचालन करता हूं। और जब किसी स्वाभाविक कार्यक्रम में, सरकारी काम में, पार्टी के काम में, जहां फोन नहीं रखना है साथ में या फोन साइलेंट मोड में रखना है, वहां मेरा पीए रखता है। तो जब जैसा रहता है माहौल, और रात को तो हम दोनों फोन अपने पास रखते हैं। तो ये मेरा शुरू से स्वभाव रहा है और मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है। कभी तकनीकी कारणों से कभी भले ही वो नेटवर्क नहीं मिले, कुछ नहीं हो, अलग विषय है, लेकिन हम फोन बंद नहीं करते। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एनडीए को ये सत्ता मिली है, जिस तरीके से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना है, तो ये ज्यादा समय तक बिहार में नहीं चलने वाला है। विपक्ष कह रही है कि इनको 5 से 6 महीने में आप देख लीजिएगा, जनता जो है बिहार की वो सीएम की कुर्सी से वो हटा देगी और विपक्ष जो है वो सत्ता में आ जाएगी। विपक्ष के लोगों को गुजरात जाके अध्ययन करना चाहिए, उन राज्यों में जाकर अध्ययन करना चाहिए जहां हमने लगातार शासन किया है, एंटी इनकम्बेंसी के बीच फिर से चुनाव बार बार जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बदौलत अपने एंटी इनकम्बेंसी को भी कम करती रही है, लोगों के साथ
सहज और सरल होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रही है। उनको ये पता नहीं है तो उनको अध्ययन कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वो कितनी कितनी बार वहां सरकार में रही। आपने गुजरात की बात की, ये लोग तो कह रहे हैं कि गुजरात और दिल्ली से अब संभाला जाएगा बिहार, बिहार वाले बिहार नहीं संभाल रहे होंगे। देखिए भाई, ये तो उनको कहने के लिए कुछ है नहीं, न उनके पास कोई विरोध का एजेंडा है। तो जिस व्यक्ति के पास कुछ एजेंडा नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पास कोई मुद्दा नहीं होगा राजनीति का, विपक्ष में काम करने का तजुर्बा नहीं होगा अच्छा, केवल सत्ता के लालच में काम करे, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को सही सही आकलन नहीं हो पाता है। सही आकलन नहीं हो पाता। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो ये विपक्ष कह रही है कि सम्राट जी जो है लालू यादव के पाठशाला से हैं, तो तेजस्वी जी तो उनके पुत्र हैं, तो फिर काहे नहीं मुख्यमंत्री बन पाए। और रहा बात सम्राट चौधरी जी की, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बेहतर काम करेंगे बिहार में, और क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल सम्राट चौधरी सक्रिय हैं, एक्टिव है, लोगों से मिल रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।